फिल्म की शुरुआत होती है फ्रांस में वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, जब जंग अपने चरम पर थी। एक भयानक लड़ाई के बाद नाजी फौज पेरिस के एक हिस्से तक पहुंच जाती है। एक जर्मन फौज का सिपाही लोगों को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी बागियों को छुपाया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तभी उनका जनरल अपने आदमियों को पीछे हटने का हुक्म देता है, क्योंकि दुश्मन पास ही है। कर्नल फिर भी चाहता है कि फ्रेंच लोगों को सबक सिखाया जाए और गोली चलाने ही वाला होता है। लेकिन भीड़ में से एक औरत सामने आती है और कहती है कि उन्हें किसी रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता। ये बात जनरल और कर्नल के बीच छोटी सी बहस छिड़ देती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होती, क्योंकि अचानक उन पर हमला हो जाता है। पर शायद हमला कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक आदमी का काम था, एक अमेरिकन सोल्जर जो अकेला ही पूरी फौज के बराबर लड़ रहा था। कर्नल से राइडर कहकर अलविदा कहता है, जिससे पता चलता है कि ये उनका पहला आमना सामना नहीं है। राइडर नाजी कैंप की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक एक गोली लगती है और वो गिर जाता है। ये मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड था। लगता है ये सब कुछ एक सपना था जो कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया। और जब वो होश में आता है तो जगह पहचान में नहीं आती। आसपास देखते हुए उसे एक बैग मिलता है, जिसमें एक वॉलेट, किसी भी आईडी के बिना एक खास एनग्रेविंग्स वाला पिस्टल और एक गाड़ी की चाबी होती है। सब कुछ सवालों से भरा हुआ। वो एक मोटर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, जो बताता है कि उसने अपना काम राइडर के नाम से रजिस्टर किया था, वही नाम जो कर्नल ने सपने में लिया था। अब राइडर नाम का ये आदमी एक जबरदस्त मोटरसाइकिल लेकर सिटी की तरफ निकल पड़ता है, जिसे वो जानता नहीं पर शायद उसी की है। मोटरसाइकिल के साथ एक ऐसा पास जुड़ा है जो उसके लिए एकदम अनजाना है। इस शहर में है सैनमन ग्रुप का हेड ऑफिस, जिसे चलाते हैं मिस्टर सैनमन, एक बूढ़े बिजनेसमैन टाइकून जो अक्सर अपने असिस्टेंट जैक के साथ दिखते हैं। मजेदार बात तो ये है कि राइडर के सपने में जो लोग थे, सैनमन और जैक, वो दोनों उसके रियल लाइफ में भी हैं। सपने में सैनमन जनरल था और जैक को जर्मन सोल्जर जो सिविलियंस के सवाल कर रहा था। और जैसे सपने रियलिटी से जुड़ने लगे हों, वैसे ही कुछ होता है जब कर्नल साउथ सपने का विलन सामने आता है, लेकिन इस बार एक मशहूर आर्किटेक्ट के रूप में। वो सैनमन की मेगा सिटी रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट दिखाता है। ये प्रोजेक्ट सैनमन के करियर का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन अब उसके दिल में शक उठने लगा है, क्योंकि ये बदलाव गरीब इलाकों के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। साउथ उसके डाउट्स को खत्म करने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि हिस्ट्री में नाम बनाना है तो कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। राइडर की स्टोरी में वापस आते हैं। जब वो एक सड़क क्रॉस करता है, उसके दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश होती है। एक छोटी लड़की को एक गैंग किडनैप कर रहा है। सपने से जागने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, जहां उसे एक वेट्रेस मिलती है जो कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लगती है। वो फ्रेंच लड़की जो उसके सपने में थी, उसका नाम है मॉर्गन और वो अपनी ग्रैंड मदर सेल के रेस्टोरेंट में काम करती है। सेल एक प्यारी और मेहमान नवाज लड़की है जो राइडर का ख्याल रखती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है जब अचानक जैक और उसके आदमी आते हैं रेंट कलेक्ट करने सैनमन के लिए। राइडर चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करता है, खासकर जैक को, जो बिना ड्रामा किए निकल जाता है। बाद में राइडर सेल से पूछता है क्या उसने किसी किडनैप लड़की के बारे में सुना है, लेकिन वो अनजान बनती है। राइडर बिना कुछ कहे अपनी बाइक उठाता है और निकल पड़ता है, लेकिन उसका दिमाग फिर कहीं और ले जाता है। इस बार वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं बल्कि पुराने रोम में। और सैनमन एक सीनेटर के रूप में दिखाई देता है, जो साउथ के कहने पर मॉर्गन और उसकी बेटी की मौत का आदेश देता है। लेकिन एक ग्लैडिएटर, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद राइडर होता है, उनकी रक्षा करता है। जैसे ये विजन चल रहा होता है, रियलिटी उसे वापस खींच लाती है। जैक और उसके लोग उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं तू है कौन। क्या इत्तेफाक है, राइडर भी जैक और उसके लोगों से वही सवाल पूछने ही वाला होता है, तुम लोग हो कौन। पर उससे पहले ही झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी सीन में एंट्री होती है डिटेक्टिव टाइमन्स की, जो जैक के गैंग को हटा देता है। हालांकि टाइमसेंस को राइडर पर थोड़ा शक होता है, लेकिन सेल और मॉर्गन उसकी तरफदारी करते हैं। वो दोनों उसे सिर्फ बचाती नहीं बल्कि उसके रहने के लिए एक जगह भी दिलवाती हैं। मॉर्गन समझाती है कि जैक सैनमन के लिए काम करता है, वो ही सैनमन जो अभी हाल ही में पीपल मैगजीन में द मैन विद द विजन के नाम से छपा था। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि उसका विजन सिर्फ एक धोखा है। उसका असली मकसद है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और लोगों को हर मोड़ पर पैसा देने के लिए मजबूर करना। जब राइडर सैनमन का चेहरा देखता है, उसका दिमाग फिर से उसे अजनबी और अजीब सपनों की दुनिया में चला जाता है और वो सोचने लगता है ये आदमी असल में है कौन। वही सपने के पैरेलल में एंशिएंट रोम का एक और बैटल चल रहा है। राइडर मॉर्गन और उसकी बेटी की रक्षा में ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है। उसकी हिम्मत और बहादुरी देखकर लोग माफी की मांग करते हैं,
और सीनेटर सैनमोन उनकी बात मान जाता है, लेकिन साउच उसे फिर मना लेता है कि ये ड्रामा और आगे बढ़ना चाहिए। तो सैनमन अपने बेस्ट वॉरियर को भेजता है, जिससे राइडर का मुकाबला होता है जैक और उसके आदमियों से। वापस प्रेजेंट में राइडर देख लेता है कि साउथ सैनमन ग्रुप के बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। उस वक्त उसे रियलाइज होता है ये आदमी भी उसके सपनों में आता है। पहले से सब कुछ ज्यादा लिंक्ड लगने लगता है। रेस्टोरेंट में वापस राइडर को पता चलता है कि मॉर्गन असल में एक ADA असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, लेकिन पैसों की कमी के कारण अब तक अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पाई। तभी मॉर्गन को एक मैसेज मिलता है रोगर हैमंड से, शहर के सबसे पावरफुल काउंसलर में से एक। वो तुरंत निकल जाती है। राइडर क्यूरियस हो जाता है और सेल से हैमंड के बारे में पूछता है। सेल बताते हैं कि मॉर्गन हैमंड के लीगल टीम का हिस्सा है, जिसका मिशन है सैनमोन के सिटी के अल्टरनेटिव प्लान्स को लीगली ब्लॉक करना। जैसा ही सेल अपना काम रेज्यूम करती है, राइडर का ध्यान एक न्यूज़पेपर के एड पर जाता है। एक लड़की की किडनैपिंग की खबर एम्बर के पास। वहाँ से कुछ लोग इंक्लूडिंग हर एक्म्प्लिसेस एक प्लान बना रहे हैं हु नाम के आदमी को मैनिपुलेट करने का, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और उसे ब्लैकमेल भी नहीं किया जा सकता। कैसे तोड़ोगे एक आदमी को जिसके पास सब कुछ है? सिंपल, उसे वो चीज छीन लो। उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है उसकी बेटी। रात में राइडर को एक अजीब सी कॉल मिलती है साउच की। उसे पता है कि राइडर को ये स्ट्रेंज और इंटेंस ड्रीम्स आ रहे हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, बस एक वार्निंग, हम दोनों के बीच एक खेल चल रहा है। अगले ही पल राइडर खुद को 15वीं सेंचुरी इंग्लैंड के एक टैवर्न में पाता है। फ्यूडल लॉर्ड सैनमन अब एक जमींदार के रूप में अपने एडवाइजर साउच के साथ पुअर मर्दन से टैक्स वसूली कर रहा होता है। मॉर्गन सब कुछ देख चुकी होती है, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड खत्म नहीं होती। तभी एक राज भरी बूढ़ी औरत सामने आती है और सैनमन से कहती है, अभी भी वक्त है सही फैसला लेने का। सैनमन दोनों तरफ से लफ्जों में उलझ जाता है। साउच का लालच और औरत का इंसाफ। वापस प्रेजेंट में राइडर डिटेक्टिव टाइमसेंस के ऑफिस जाता है और उसे मिसिंग गर्ल का एड दिखाता है। टाइमर्स बताता है कि वो केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। लड़की सिर्फ अपने फ्रेंड के घर रुक गई है, माँ को बताना भूल गई। लेकिन राइडर का ध्यान एक नोटिस बोर्ड पर जाता है जो सैनमन के फोटोज और आर्टिकल से भरा होता है। टाइमर्स उसे वार्न करता है सैनमन के बारे में, यहाँ ज्यादा पूछताछ करना खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से वो खुद भी चुपके से सैनमन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बिना किसी आउटसाइडर जैसे राइडर की मदद लिए। उसी रात रेस्टोरेंट के बार में काम करते वक्त राइडर से साउच दोबारा मिलता है। इस बार वो आर्किटेक्ट नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। जैसे ही राइडर उसे देखता है, उसका पूरा पास्ट फ्लैश करता है। नाजी कर्नल, रोमन सेनेटर का दोस्त और इंग्लैंड का एडवाइजर। हर समय सैनमोन के कान में जहर घोलता हुआ वो सांप जो हमेशा उसे सिखाता है क्या करना है। ये सब बोलकर साउच ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही राइडर उसके लिए आर्किटेक्ट कार्ड को छूता है, वो फिर से 15वीं सेंचुरी के मेमोरी में चला जाता है। एक और लड़ाई, एक और टकराव जैक और उसके गूंज के साथ मॉर्गन को बचाने के लिए। हर फाइट पहले से ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती है। बस एक चीज होती है जो उसे उस सपने से वापस खींच लाती है, सेल की आवाज। तुम काफी देर से ख्यालों में खोए हुए हो, सब ठीक है ना? अगली सुबह जैक साउच के कहने पर राइडर को कॉल करता है एक जॉब ऑफर के लिए सैनबोन ग्रुप के अंदर। जब ये बात सैनबोन को पता चलती है तो वो गुस्से से भड़क उठता है। उससे साउच का बार बार उसके कामों में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन साउच उसे शांत करते हुए कहता है न्यूज़ देखो टीवी पर। हैमोंड आता है जो सबके सामने अनाउंस करता है कि वो शहर को सैनमोन के खिलाफ बचाएगा। सैनमोन और भी भड़क जाता है। गुस्से में अपने सिटी प्रोजेक्ट को मैक्यूट तोड़ देता है और अपने लोगों को पूरी छूट दे देता है, जो करना है करो। राइडर फिर जैक से मिलता है जॉब के सिलसिले में, पर वो जॉब कोई कॉर्पोरेट डील नहीं बल्कि एक सैडी टास्क होता है, हैमोंड की कार को इंटरसेप्ट करना। राइडर प्लान के साथ चलता है, लेकिन वापस जाते वक्त वो फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के सपने में चला जाता है। वही पहला सीन रेज्यूम होता है। जनरल सैनमोन अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म देता है। कर्नल साउच उसे डरपोक कहता है, लेकिन गुस्से में आकर जनरल एक बेगुनाह फैमिली पर गोला चला देता है और तुरंत अपने किए पर पछताता है। इस सपने और हकीकत के बीच में राइडर को साउच फिर मिलता है और इस बार बिल्कुल सीधा कह देता है, कभी कभी बुराई जीतनी पड़ती है, तभी अच्छाई जिंदा रह सकती है। वो राइडर को समझाता है कि जो हो रहा है उससे लड़ना छोड़े और बस फ्लो के साथ चले, और जैसे ही वो आया था वैसे ही चुपचाप हवा में गायब हो जाता है।
राइडर वापस रेस्टोरेंट आता है। इस बार सेल नहीं, मोर्गन उसका स्वागत करती है। पोकर नाइट के लिए उसकी ग्रैंडडॉटर शिफ्ट कवर कर रही है। दोनों का वक्त अच्छा जा रहा होता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव थॉम्सन आकर बॉम्ब गिरा देता है। उसने राइडर के रिकॉर्ड पूरे चेक किए, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। तुम जैसे लोगों से मुझे नफरत है गोश्त, ऐसा कहता है वो। राइडर टॉपिक टाल देता है और मोर्गन के साथ अपने रिश्ते पर फोकस करता है। जब वो मोर्गन के साथ अकेला होता है, उसके जख्मों को देखती है। वो पुरानी जिंदगियों के निशान हैं। मोर्गन उसके साथ खुश है, लेकिन उसका मन अभी भी उसके गुजरे हुए राज में अटका हुआ है। अगले दिन सेल उसे मिलती है और कुछ दिखाती है। वो साउच का बिजनेस कार्ड। राइडर ने नोटिस नहीं किया था। साउच अगर उल्टा पढ़ो तो बनता है चेओस। तभी कहीं और सैनमन अपने डेस्क पर एक पुराना लेटर देखता है, जैसे किसी और जमाने से आया हो। इसमें लिखा होता है, इट्स अ नेवर टू लेट टू डू व्हाट इज राइट। वो लाइन जो उसके सपने वाली बूढ़ी औरत ने कही थी, जो और कोई नहीं बल्कि सेल ही थी। उसी लाइन के इको के साथ इट्स नेवर टू लेट टू डू व्हाट इज राइट। सैनमोन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है, जो गलती उसने की थी या वो जो करने जा रहा था। बिना देर किए वो जैक को ऑर्डर देता है कि पूरा प्लान कैंसिल कर दिया जाए। वो किसी भी सूरत में एक मासूम बच्ची को किडनैप करवाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन उसके बाद सुनता कौन है, क्योंकि शुरू से ही सब सिर्फ चेओस यानी साउच का कहना मानते थे। थोड़ी देर बाद छोटी एनी स्कूल से घर जा रही होती है अपने पापा के गार्ड्स के साथ, मगर रास्ते में कुछ सस्पिशियस गाड़ियां वैन का पीछा करने लगती हैं और उसे एक सुनसान एरिया में ले जाती हैं। वहीं साउच और उसके आदमी पहले से मौजूद होते हैं। राइडर भी उनके साथ खड़ा होता है। सैनमोन अचानक से वहां पहुंचता है, आखिरी बार अपनी गलती को रोकने की कोशिश में। पर इनविटेबल तो होने ही वाला था। जग बिना सोचे समझे गोली चला देता है सैनमोन और उसके गार्ड्स पर, लेकिन अब राइडर खुद जग पर गोली चला देता है। एक आखिरी बार जिसमें एनी को भागने का मौका मिल जाता है। अपने अंतिम समय में जैक एक पुरानी बात याद करता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, चाहे वो एंशिएंट रोम हो या वर्ल्ड वॉर सेकंड। किस्मत ने हमेशा इन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया है, एक एटर्नल ड्यूअल जिसमें हर बार जीत सिर्फ एक की होती है, राइडर। अगला नंबर है चेओस यानी साउच का। उसके पास अब गोलियां तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके पास एक और ट्विस्ट बाकी होता है, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। जब एड्रेनालिन उतरता है, राइडर को महसूस होता है कि वो जख्मी है और अच्छा फील नहीं कर रहा। कुछ ही पलों में डिटेक्टिव थॉम्सन और सैले मोर्गन उसके पास आ जाते हैं। मोर्गन को देखकर उसके दिमाग में फ्लैश होता है, हर एक पिछली जिंदगी में जब भी उसने मोर्गन के लिए लड़ाई की, उसकी मौत हो गई थी और इस बार भी कुछ अलग नहीं लगता। अपने अंत के करीब वो लॉर्ड चेओस को अलविदा कहता हुआ देखता है, लेकिन तकदीर इस बार उस पर मुस्कुरा देती है। उसे एक मायरेक्युलस रिकवरी मिलती है, या कम से कम वो ये सोचता है, क्योंकि अगले ही मोमेंट वो अपने फ्यूनरल में खुद को यूलोगाइज होते हुए देखता है। ऑफिशियली वो एक गोस्ट बन चुका है। अपने फाइट अगेंस्ट चेओस कंटिन्यू करने से पहले राइडर एक आखिरी बार मोर्गन की तरफ देखता है। मोर्गन उसकी तरफ पलटकर देखती है और मुस्कुराती है। और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर दी एंड होता है। दोस्तों अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो आपको एंड स्क्रीन पर लिखने वाली कहानी भी जरूर देखना चाहिए।